आलू मटर वर्सेस आलू टमाटर। एक छोटे से शहर में कमल और उसका परिवार बड़े ही आराम से रहता था। वैसे तो कमल को किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कमल की पत्नी लीला देवी को अपने बड़े लड़के रजनीश के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश थी, जो कि जल्दी ही पूरी हो गई। सुनिए जी, अब तो रजनीश की शादी की उम्र भी हो गई है, तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमें कोई अच्छी संस्कारी लड़की देखकर उसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। मैंने कुछ लड़कियों को पसंद तो कर दिया है, बस तुम किसी एक को फाइनल कर दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में बहू आएगी तो घर और रोशन हो जाएगा। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं भी इसी बारे में सोच चुका हूँ। तो क्या सोचा आपने? मेरे दोस्त है ना रस्तोगी जी, उनकी एक भतीजी है प्रियंका। लगता है सबसे ज्यादा पसंद वही लड़की आई है आपको। हाँ, बहुत ही सुलझी हुई है और संस्कारी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और परिवार भी बहुत अच्छा है। सच? कैसा परिवार है उनका? अरे बहुत अच्छा परिवार है। उनके घर में भी हमारी तरह पुराने रीति रिवाजों का सम्मान किया जाता है। और लड़की के संस्कार कैसे हैं? प्रियंका तो सच में बहुत सुशील लड़की है, बड़ों का सम्मान करती है। और उसे घर के काम काज आते हैं? घर के काम काज में तो सबसे निपुण है, और सबसे बड़ी बात, उसकी सोच भी बहुत अच्छी है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे करीबी मित्र की भतीजी है भाई। ऐसी संस्कारी लड़की घर की बहू बन जाए तो हमारे रजनीश की तो किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन क्या रजनीश को ये रिश्ता पसंद आएगा? अरे आप बेकार में चिंता कर रहे हो, हमारा बेटा भी अपने परिवार की खुशी ही चाहता है। मैंने प्रियंका के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था रजनीश से, वैसा तो उसे कोई आपत्ति नहीं लगी। अच्छा, तो फिर अब करना क्या है? हमें जल्द से जल्द लड़की को देखने जाना चाहिए। हाँ, मैंने रस्तोगी जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो कभी भी आकर लड़की को देख सकते हैं। तो फिर ज़्यादा देर क्यों करनी? ठीक है, इस रविवार को चलते हैं। हाँ, बहू कैसी होगी ये भी देख लेंगे और उनके परिवार से भी मिल लेंगे। ठीक है, मैं अभी रस्तोगी जी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम रविवार को आ रहे हैं। भगवान करे ये रिश्ता हो जाए और हमारा घर खुशियों से भर जाए। रविवार को लीला देवी और कमल प्रियंका और उसके परिवार से मिलने जाते हैं। सभी बैठक में बैठे हुए थे। प्रियंका चाय और नाश्ता परोस रही थी। कमल भाई साहब, ये मेरी भतीजी प्रियंका है, बहुत संस्कारी और समझदार लड़की है। नमस्ते अंकल आंटी। बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है बेटा, यानी कि तुम्हारी तारीफ। थैंक यू आंटी अंकल, ये सब मेरे माता पिता की दी हुई परवरिश है। वाह, बहुत अच्छी बात कही बेटा, आजकल ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेटा क्या तुम कुछ पूछना चाहोगी? जी मुझे कुछ खास नहीं पूछना, मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस घर में जाऊँ वहाँ के माहौल में घुल मिल सकूँ। बिल्कुल बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि बहू को बेटी की तरह रखें और वो हमारे घर में खुश रहे। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? अगर हमारी देवी जी को मंजूर है तो भाई हमें तो आपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ जी हाँ, ये रिश्ता हमें बहुत पसंद है। तो फिर हम जल्दी ही शादी की तारीख निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। कुछ ही दिनों में प्रियंका और रजनीश की शादी भी हो जाती है। प्रियंका नई बहू थी तो हमेशा 2 से 3 तरह की सब्जियां बनाया करती। घर के बाकी सदस्य को तो ये सब अच्छा लगता था, पर लीलावती हर बात पर प्रियंका को टोक दिया करती थी। हाय राम, ये क्या हो रहा है बहू, ये 4-4 सब्जियां क्यों बना रही हो? माँ जी, सबको अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है ना। तो तुम्हें क्या लगता है ये कोई राजा महाराजाओं का महल है जहाँ हर रोज़ अलग अलग पकवान बनेंगे? नहीं माँ जी, मैंने सोचा कि सबकी पसंद का ध्यान रखूं। क्या एक दिन में एक सब्जी नहीं बन सकती क्या? माँ जी, यहाँ किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को भिंडी और पिताजी को लौकी पसंद है, इसीलिए सबका मन रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सब बना दिया। हाँ, तुम तो जैसे बहुत समझदार हो भाई। ऐसी बात नहीं है माँ जी। अरे घर चलाने का तरीका हमें मत सिखाओ, ये सब फिजूल खर्ची है। ये पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? माँ जी, फिजूल खर्ची तो तब होती ना जब खाना बर्बाद होता। आहा, तो ये सारी सब्जी लोग खा लेंगे क्या? हाँ माँ जी, सब खुशी खुशी खा लेते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। जब सभी खुश रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ क्यों नहीं, आखिर फ्री का पैसा जो मिल रहा है जितना चाहो उड़ाओ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। अरे तुम्हें क्या चिंता, तुमने कमाया होता तो पता चलता कि मेहनत की कमाई कैसे संभाल कर खर्च करनी चाहिए।
माँ जी, घर में जो भी पैसा आता है वो पूरे परिवार का होता है और घर के लोगों की खुशी और आराम के लिए उसे सही तरीके से खर्च करना भी एक जिम्मेदारी होती है। उफ, अब मुझे ही समझा रही हो हैं? मैं इतने सालों से ये घर चला रही हूँ लेकिन कभी इतनी बर्बादी नहीं देखी। पर माँ जी, कुछ बर्बाद होता ही नहीं। अरे हम तो एक सब्जी में ही गुजारा कर लेते थे और तुम 4-4 सब्जियां बनाकर अपने आप को महारानी बना रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बस सबकी पसंद का ख्याल रख रही थी। हाँ भाई, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं होगा ना। माँ जी देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आगे से मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी जो सबको पसंद आए। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे कि सबको क्या पसंद है? नहीं माँ जी, आप मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी हैं। अरे रहने दो, हमें सब समझ में आता है। बहुएं बस दिखावा करती हैं, असल में अपने मन की ही करती हैं। माँ जी, अगर मैं अपने मन की करती तो शायद रसोई में अकेले ना खड़ी होती, आप भी मेरे साथ होती और हम दोनों मिलकर खाना बनाते, बातें करते और हंसते। फिर शायद आपको लगता कि बहुएं दिखावा नहीं करती बल्कि परिवार को अपना मानती हैं। अच्छा अच्छा, अरे भाई अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे मत फंसाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको फंसाना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ रसोई में रहें। ठीक है, जो बोला है ना उतना करो बस। अच्छा माँ जी, आज से मैं 4 सब्जियाँ नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप बताइए कौन सी 2 सब्जियाँ बनाऊँ जो सबको पसंद आए। आलू मटर, टमाटर आलू और लौकी आलू। आज से यही बनाऊंगी। आपने कहा मतलब सबसे बेहतर फैसला है। देखो, आप सही बहू बनी हो। आपकी सीख का ही तो असर है माँ जी। प्रियंका अब हर रोज अपनी सास लीला देवी के कहने पर कभी आलू मटर तो कभी आलू टमाटर, सुबह शाम रात सिर्फ आलू की सब्जी बनाने लगी, जिससे परेशान होकर एक दिन प्रियंका का देवर सुमित अपनी भाभी से कहता है, भाभी फिर से आलू? सुबह सुबह आलू टमाटर, कल भी आलू था, परसों भी आलू था और आज भी आलू। घर में और कोई सब्जियां नहीं आती क्या? अरे देवर जी, इतनी सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, ये आलू टमाटर है, कल सुबह आलू परवल था और परसों आलू बैंगन। हर दिन सब्जी तो अलग होती ही है। हाँ, बहुत अलग। मतलब आलू तो है ही ना हर दिन, कभी टमाटर डाल दिया, कभी परवल, कभी बैंगन, लेकिन आखिर में तो प्लेट में आलू ही होता है। अरे तो इसमें क्या बुराई है? आलू तो सबका प्यारा साथी है। अब क्या कह रही है भाभी? यही कि आलू हर सब्जी के साथ मिल जाता है, हर किसी को पसंद आता है और सबसे बड़ी बात जल्दी बन जाता है। हाँ, पर सबसे बड़ी बात माँ जी का आदेश है कि रोज आलू की सब्जी बने, तो मैं उनका कहा कैसे टाल सकती हूँ? भाभी आप भी ना कमाल हो। मतलब घर में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब हम और कुछ खा भी नहीं सकते। अरे लोकतंत्र तो है, पर आलू उसका प्रधानमंत्री बन गया है। अब अगर सरकार ही आलू की हो गई तो जनता को भी उसका समर्थन तो करना पड़ेगा ना। वाह, क्या राजनीति है भाभी, आप तो बहस जीतने में भी माहिर हो। देखो, आलू तुम्हें एनर्जी देता है और वैसे भी जब दिमाग बहस में इतना काम कर रहा है तो बॉडी को भी एनर्जी चाहिए ना। हाँ हाँ, एनर्जी। ज्यादा आलू खाकर मैं गोलगप्पा बन जाऊंगा, फिर कॉलेज में दोस्त नहीं, लोग आलू पटाखा कहकर बुलाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, गोलगप्पे नहीं बनोगे, तुम तो कॉलेज के हीरो हो और हीरो ही रहोगे। अरे भाभी, आपकी बहस में तो लेट ही हो गया, अभी मेरी बस छूट जाएगी। हाँ तो जल्दी खाओ और निकलो। बस करिए भाभी, आप बहस में जीत गई, मुझे माफ करिए। अब मैं और आलू पर लेक्चर नहीं सुन सकता। चलो, कम से कम मेरी मेहनत से बनी आलू की सब्जी खाकर ही जाओ। खा रहा हूँ भाभी। आलू की सब्जी के कारण घर के सभी सदस्य परेशान थे। सुमित से तो प्रियंका की खट्टी मीठी लड़ाई चलती रहती थी, परंतु इस बार प्रियंका के ससुर कमल आलू की सब्जी के कारण अपना सारा गुस्सा प्रियंका पर निकाल देते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है प्रियंका, फिर से आलू की सब्जी? घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? बाबूजी, आज तो आलू जीरा बनाया है, ये तो अलग सब्जी है ना। अलग? तुम्हें लगता है कि बस जीरा डाल देने से सब्जी अलग हो जाती है? बाबूजी, अगर मसाला अलग डाला है तो सब्जी भी तो अलग हुई ना। अरे भाई, रोज सुबह शाम हमें आलू ही क्यों परोसा जाता है? क्या तुम्हें बाजार से दूसरी सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाते? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, पैसा तो मिलता है पर। तो फिर क्या वजह है? या कोई सजा देना चाहती हो हमें, या फिर आलू खिलाकर कोई बदला ले रही हो? बाबूजी ऐसी बात मत कहिए, मैं आप सबसे बदला क्यों लूँगी? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती हैं। क्या? हाँ बाबूजी। कमल प्रियंका की बात सुनकर शांत हो जाता है और अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। लीला देवी, ये सब तुम्हारे कहने पर हो रहा है? हाँ जी,
मैंने ही कहा था कि आलू की सब्जी बना दिया करे, इसमें क्या बुरा है? सबको पसंद भी आती है और जल्दी भी बन जाती है। पसंद आती है? अरे मुझे तो अब आलू का नाम सुनकर भी गुस्सा आने लगा है। मैं जब खाना बनाती थी तब तो कुछ नहीं होता था। अरे हर दिन वही आलू टमाटर, आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, मानो दुनिया में और कोई सब्जी बची ही नहीं। पापा, मैंने भी यही शिकायत की थी, लेकिन भाभी के तर्कों के सामने हार गया मैं। बाबूजी देखिए, बात यह है कि आलू बहुत ही उपयोगी सब्जी है। इसे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ जोड़ सकते हैं और ये झटपट बन भी जाती है। अरे बहस मत करो, मैं तुम्हारे तर्क नहीं सुनना चाहता। बस यही जानना चाहता हूं कि आखिर और सब्जियां क्यों नहीं बन रही। बाबूजी, माँ जी का आदेश है कि रोज़ आलू बनाया जाए। मैं उनके कहे बिना कुछ भी नहीं बदल सकती। तो इसका मतलब यह है कि अब इस घर में मेरी भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर मैं कहूं कि अब से आलू नहीं बनेगा तो क्या तुम मानोगी? बाबूजी, अगर मैं आपकी बात मान लूँ और कुछ और बना दूँ तो माँ जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वाह, तो अब इस घर में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सासू माँ की चलती है। सुनिए जी, आप ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलिए। मैंने तो बस घर के हिसाब से कहा था कि आलू ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो अब घर का हिसाब भी तुम ही तय करोगी। मैं तो कहता हूँ कल से आलू नहीं बनेगा। अब देखता हूँ घर में किसकी चलती है। बाबूजी, मुझे तो सिर्फ घर के नियमों का पालन करना है। जो माँ जी कहेंगी वही होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे अपनी थाली में क्या मिलेगा ये भी लीला देवी तय करेंगी। घर का माहौल गर्म हो जाता है, पर प्रियंका अपनी माँ जी के कहे अनुसार आलू की सब्जी बनाना जारी रखती है। घर वालों को इस बात का पता लग ही गया था कि आलू से छुटकारा तो नहीं मिल सकता। साथ ही अगर प्रियंका से कुछ कहा गया तो एक अच्छी खासी बहस सामने खड़ी हो जाएगी, जिससे जीतना नामुमकिन है। कुछ ही दिनों बाद रजनीश की बुआ सरोज और फूफा सुभाष घर आते हैं। भैया भाभी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आना हुआ, घर में आकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ कमल, इस बार तो हम ठान कर आए हैं कि 2-3 दिन रुक कर ही जाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन बस एक सलाह देना चाहता हूँ, घर में ज़्यादा बहस मत करना, खास करके प्रियंका से तो बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? देखो सरोज दीदी, हमारी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बहस करने में उससे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, तो बहू बहुत समझदार और तर्कशील है। हाँ भाई, इतनी ज़्यादा कि हम सब हार चुके हैं। अब हमने ठान लिया है कि जो भी खाने को देगी बिना सवाल किए खा लेना ही बेहतर है। अरे भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? असल में मैंने प्रियंका को आलू की सब्जी बनाने को बोला था, इसलिए अब घर में ना हर समय बस आलू ही बनता है, सुबह दोपहर रात। क्या हर समय आलू? और किसी ने कुछ कहा नहीं? कहा तो था, लेकिन अगर कुछ कहो तो बहस के लिए तैयार रहो। अच्छा, तो मतलब ये कि प्रियंका सिर्फ खाना ही नहीं, तर्क भी बहुत अच्छा परोसती है। हाँ भाभी, अब समझ में आया कि तुमने क्यों कहा कि प्रियंका से बहस ना करे, लेकिन मैं नहीं डरने वाली इन बातों से। कमाल कर दिया प्रियंका ने भाई। देखो सुभाष, मैं तो तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूँ, जब प्रियंका खाना परोसे तो चुपचाप खा लेना। भूल कर भी ये मत कहना कि फिर से आलू, वरना बहस शुरू हो जाएगी और यकीन मानो तुम्हें जवाब ऐसा मिलेगा कि तुम जीत ही नहीं पाओगे। कमल और लीलावती के लाख समझाने के बावजूद भी सरोज और सुभाष उनकी बात को टाल देते हैं और प्रियंका जैसे ही खाना परोसती है, सरोज बोल पड़ती है। प्रियंका, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे आलू खिलाते हैं क्या? बुआ जी, आप तो अपने हो, मेहमान तो वे होते हैं जो गैर हो। परिवार के लोग तो घर के खाने से ही खुश रहते हैं, है ना? वाह बहू, मतलब हमें अपना मानकर आलू परोस रही हो। कुछ स्पेशल बनाने का भी मन नहीं हुआ? अरे फूफा जी, ये जो सामने रखा है ना, वही तो है स्पेशल। देखिए, ये साधारण आलू नहीं है, बल्कि बहुत मेहनत से बनाई गई डिश है। अच्छा, बताओ इस डिश में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ये जो आपके सामने है, ये जीरा आलू है। इसमें मैंने हल्का घी डाला है, तले हुए जीरे का तड़का लगाया है और ऊपर से हरा धनिया डाला है। अच्छा, और ये दूसरी वाली सब्जी? ये धनिया आलू है। इसमें मैंने तेल की जगह मक्खन डाला है और हरी मिर्च के साथ ढेर सारा ताज़ा धनिया डाला है। अरे लेकिन प्रियंका, ये भी तो आलू ही हुआ ना, इसमें क्या फ़र्क हुआ? बुआ जी, जैसे एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर अलग दिख सकता है, वैसे ही एक ही सब्जी अलग अलग मसालों और विधियों से अलग स्वाद में बन सकती है। वाह, अब तो लग रहा है कि हमें एक लेक्चर भी मिलेगा साथ में।
बिल्कुल। और ये देखिए, ये घी वाला आलू है। इसमें मैंने देशी घी का तड़का दिया है, जिससे ये ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बन गया है। और वो जो चौथी वाली सब्जी है ना, वो लहसुन आलू है, जिसमें मसालों के साथ साथ लहसुन का तड़का भी लगाया गया है। मतलब पूरा आलू महोत्सव हो गया। जी बुआ जी, हमारे यहाँ एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाने का तरीका बहुत खास है। सच कहूँ, अगर तुम यूँ समझा कर बताओगी तो किसी को सच में यकीन हो जाएगा कि ये अलग अलग है। बिल्कुल, स्वाद के छोटे छोटे बदलाव बड़े फर्क लाते हैं। अरे बाबा, अब बस भी करो। मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि कोई मेहमान आए तो उसे कुछ खास खिलाना चाहिए। लेकिन बुआ जी, आपने तो कहा था कि मैं अपने घर वालों से अलग व्यवहार ना करूं, तो फिर मेहमानों को अलग क्यों खिलाऊं? घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है ना। हाँ भाई हाँ, सबसे अच्छा होता है, लेकिन कुछ बदलाव भी तो ज़रूरी होता है। बिल्कुल बुआ जी, और मैंने बदलाव कर दिया ना। आज आपने 4 तरह के अलग अलग आलू देखे। ये मैंने ही तो बनाए, ये कम है क्या? कमाल है, मतलब बहस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। अब अगर हम कहें कि आलू नहीं खाना तो तुम्हारे पास तर्क तैयार है कि ये अलग अलग डिश है भाई। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी माँ जी का आदेश इस घर में सबसे बड़ा है। खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए, वरना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ओहो, इतनी बहस में तो खाना भी ठंडा हो गया। अब तो खाने का मन भी नहीं कर रहा। और सच कहूँ, इतनी बातें सुनने के बाद भूख भी मर गई है। सरोज और सुभाष बिना खाना खाए टेबल से उठ जाते हैं। फिर लीला देवी प्रियंका को अकेला देखकर कहती है, प्रियंका, मुझसे गलती हो गई। अब मैं चाहती हूँ तुम पहले जैसा खाना बनाती थी ना, बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ। पर माँ जी, अब तो मैं ही भूल गई कि बाकी खाने कैसे बनाती थी। आपके कहे अनुसार मैंने आलू की सब्जियाँ इतनी बनाई कि मुझे अब बस वही याद है। अरे बहू रानी, तुम वो यूट्यूब पकड़ो और उससे सब्जियां बनाना सीख लो, पर अब से सुबह शाम दोपहर रात आलू मत बनाओ। हाथ जोड़ती हूँ भाई। पूरा परिवार लीलावती की बातें सुन लेता है और हंसने लगता है। रिश्तेदार उत्तम और किरण में बहुत प्यार होता है। दोनों भाई बहन मानो ऐसे कि एक के बिना दूसरा अधूरा। उत्तम की जान बसती है अपनी बहन में। दोनों की शादी के बाद सब कुछ सही चलता है। दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और वक्त के साथ बड़े होने लगते हैं। एक रोज राखी पर किरण अपने बच्चों के साथ उत्तम के घर आती है। उत्तम, उत्तम कहाँ हो भाई? अरे दीदी, कैसी हो तुम? मुझे तो पहले से ही पता था, कोई आए या ना आए तुम ज़रूर आओगी आज। कैसे ना आती, मेरा एक ही तो भाई है। चल जल्दी से हाथ आगे करके बैठ जा। उत्तम आंखों में पानी भर अपनी कलाई आगे करके कहता है, दीदी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बहुत मन कर रहा था तुम्हें देखने का और तुम आ गई। अरे हट पगले। किरण के दोनों बच्चे राहुल और जैकी उत्तम के गले लग जाते हैं। मामा, मुझे क्या दोगे? मामा, मुझे भी कुछ चाहिए। मैं कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। मेरी क्लास के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरा मामा तुझे बस हर बार कपड़े ही देता है क्या? मेरा बच्चा, क्या चाहिए तुझे बता, मैं ला दूंगा। चल तू मेरे साथ बाजार चल बस। उत्तम किरण को 5100 देता है। उत्तम, इतना देने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरा भी परिवार है, उनका भी तो कुछ सोचना होगा। क्या दीदी, तुम भी? उत्तम अपने दोनों भांजों को लेकर बाजार चला जाता है। मामा, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं इसी से स्कूल जाऊंगी। मामा, मुझे बंदूक चाहिए। ठीक है, ले लो दोनों को जो चाहिए, लेकिन बेटा इस गाड़ी से तू स्कूल तो नहीं जा सकती। लेकिन मुझे ये गाड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, जो लेना है ले लो। जैकी और राहुल अपनी पसंद की गाड़ी और गन लेकर उत्तम के साथ घर आते हैं। अपनी कजिन के हाथों में गाड़ी और गन देखकर उत्तम के दोनों बच्चे नैना और अंकुश छिड़ जाते हैं। पापा, मुझे तो आज तक ऐसी गाड़ी नहीं दिलाई। मैंने कितनी बार कहा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास भी ऐसी कार है। हाँ पापा, आप हमसे ज़्यादा जैकी और राहुल से प्यार करते हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों तो यहीं रहते हो। ये दोनों तो साल भर में मुश्किल से 1 या 2 बार आते हैं। इतना तो हक बनता है ना इनका अपने मामा पर। हम भी तो बुआ के यहाँ मुश्किल से 1-2 बार जाते हैं, लेकिन बुआ ने तो कभी हमें ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ पापा, भाई से ही बोल रहा है। आप इन दोनों से ही प्यार करते हो। अरे बाबा सुनो तो। दोनों बच्चे चिढ़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब देखकर किरण को भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने बच्चों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों ने मामा से इतना महंगा गिफ्ट क्यों लिया? ये कौन सी बात हुई? अब से मैं तुम दोनों को कभी अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। क्या हुआ, ले लिया तो? मामा ही तो है। दीदी क्यों डांट रही हो इन्हें? नैना और अंकुश थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। अरे ये सब होता रहता है। अब राहुल और जैकी मुझसे नहीं तो किससे लेंगे? देखो कह देता हूँ मैं,
इन दोनों को लिए बिना कभी मत आना। तुम नहीं सुधरोगे। चलो चलती हूँ मैं। किरण वापस अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रेणु गुस्से में अपनी सास इंदु से कहती है, मम्मी जी ये सब जो हो रहा है ना वो सही नहीं है। आपके सामने आपकी बेटी इतना सब कुछ ले जाती है और आपके पोते पोते को कुछ भी नहीं देती। अरे बहू, दोनों भाई बहन के बीच में मैं बचपन से ही कुछ नहीं बोलते। ये अच्छा है, उनके बीच में कुछ कहती नहीं हो। तो मेरा भाई जब आता है तो क्यों बड़बड़ करती रहती हो आप अपनी बेटी को समझा दो, उसके कारण मेरी बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। रेणु सुन लेती है और किरण से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एक रोज़ राहुल का फ़ोन उत्तम को आता है। मामा मुझे एडमिशन मिल गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन मामा एक प्रॉब्लम है। मुझे मम्मी ने मना किया था आपसे बात करने को, लेकिन मैं उनसे छुप कर बात कर रहा हूँ। अरे बोल ना बेटा, क्या हुआ? मामा मेरे एडमिशन के लिए 2 लाख घट रहे हैं। आप मुझे पैसे दे सकते हो क्या? जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं लौटा दूंगा, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास तो पैसे हैं, और अगर नहीं भी होते ना तो मैं तेरे लिए कहीं से भी जुगाड़ कर लेता। मैं तुझे कल ही पैसे भेजता हूँ। थैंक यू मामा। मुझे पता था कोई मेरी मदद करे या ना करे, आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। ये सब रेणु सुन लेती है और ज़ोर ज़ोर से इंदु को सुनाती हुई उत्तम से कहती है, ये अच्छा है, पहले सामान खरीद कर देते थे, अब तो पैसे भी देने लगे हो। ये क्या बोल रही हो तुम रेणु? तुम भी बच्चों की तरह बात कर रही हो। बच्चों की तरह मैं बात कर रही हूँ? मेरे भी 2 भाई हैं, मुझे तो कोई पैसा नहीं देता तुम्हारी तरह। अपने बच्चों का हक दे दो तुम सबको, बाद में मेरे बच्चे तरसेंगे। उनको जब पैसों की ज़रूरत होगी ना तो कोई नहीं देगा। अरे भाई, रिश्तेदारी में ये सब चलता है। मेरी छोटी सी मदद से राहुल की ज़िंदगी बन जाएगी, और कौन सा वो पैसे रख लेगा? सामने से उसने कहा ना कि जॉब लगने के बाद पैसे वापस कर देगा। रेणु ताली बजा बजा कर कहती है, वाह रे वाह, मैं भी देखती हूँ कितना मदद करेगी तुम्हारी बहन जब मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि उसके पास 2 लाख भी ना हो। वो सोचती है कि जितना भाई को लूट सके लूट ले। तुम्हारी माँ तो चाहती यही है ना कि तुम सब कुछ उठाकर अपनी बहन को दे दो। बहू, मेरे लिए जैसे राहुल और जैकी है वैसे ही नैना और अंकुश है। मैं क्यों भला नैना और अंकुश का हक मारने को कहूँगी। रहने दीजिए मम्मी जी, ये सब आपका ही किया कराया है। बेटी को शुरू से इतना सर चढ़ा रखा है आपने, तभी वो झट से अपने भाई को कॉल करके अपने रोने रोती रहती है। कभी ये कट गया कभी वो। अपनी बेटी को समझा दो कि अब मेरे पति से 1 रुपया ना मांगे। माँ तुम किरण से कुछ मत कहना। उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, ना कुछ मांगा। अभी भी उसने राहुल को मना ही किया था। मम्मी जी, आप दीदी को फ़ोन करके मना करो, वरना मैं घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत बोल बहू, तू चली जाएगी तो मेरे उत्तम का क्या होगा? मैं करती हूँ तेरे ननद से बात। उत्तम अपने माथे पर हाथ रख लेता है और कहता है, ये क्या हो गया? इंदु किरण को फ़ोन करके कहती है, बेटा तो उत्तम को किसी चीज़ के लिए मत बोलाकर, घर में कलेश हो जाता है। लेकिन माँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो खुद उत्तम को मना करती रहती हूँ कि कुछ ना दे मुझे, अपने बच्चों के लिए बचा के रखे। अब वो खुद ही करता है तो क्या करूँ माँ? मैं ना बेटा तुम लोगों के बीच में फंस जाती हूँ। इधर इतना हंगामा होने के बाद भी उत्तम राहुल को पैसे दे देता है और उसका एडमिशन हो जाता है। उधर नैना 12th पास कर जाती है और बाहर जाने की जिद करने लगती है। पापा, मुझे बाहर पढ़ने जाना है। बेटा, ग्रेजुएशन करने के लिए कौन बाहर जाता है? तो यहाँ से ग्रेजुएशन कर ले और साथ में सीए कर लेना। नहीं, मुझे राहुल भैया की तरह बाहर जाना है। बेटा, ऐसे ही बाहर जाकर क्या करेगी? राहुल ने पहले कंपटीशन दिया, सिलेक्ट हो गया, तब गया पढ़ने। तू भी कोई ऐसा कोर्स कर। मैं सब समझती हूँ, आपको पैसे ना देने पड़े इसलिए आप ये सब बोल रहे हो ना। पैसे तो अपने राहुल भैया को दे दिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल की तरह कंपटीशन में सिलेक्ट होकर देखा, फिर अगर मैं तुझे ना भेजूँ तो कहना। किसी से बराबरी करती हो तो पूरी तरह करो। नैना अपने पैर पटक कर कमरे में चली जाती है और रेणु और अंकुश से उत्तम की चुगली करती है। अपने पापा की बात को दिल से मत लगा, उनके पास कभी हमारे लिए कुछ रहा भी है क्या? मैं दूंगी तुझे पैसे बाहर पढ़ने के लिए, तू अपना मन छोटा मत कर। हमारी तो बस मम्मी है। नैना भी पढ़ने बाहर चली जाती है। 6 महीने बाद राहुल 2 लाख रुपए उत्तम को लौटा देता है। मामा, अभी नैना को पैसे की ज़रूरत होगी। अरे बेटा, लेकिन ये पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आए? वो मामा, मैंने ट्यूशन पढ़ा कर ये पैसे जमा कर लिए। मुझे आपको देने ही थे आज या कल। आपने ज़रूरत पर मदद कर दी, वही बहुत है। अरे बेटा, तू भी कैसी बात कर रहा है?
अपने ही अपनों के काम आते हैं, और जो ज़रूरत पर काम ना आए वो कैसे अपने। राहुल ने पैसे दे दिए हैं ये बात किसी को पता नहीं होती है। एक रोज़ जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तब इंदु कहती है, उत्तम बहुत दिन हो गए हैं किरण को देखे हुए, मैं सोच रही थी उससे मिलाऊं। अरे माँ, तुम क्यों जाओगी? एक काम करते हैं, दीदी को ही यहाँ बुला लेते हैं। वैसे भी वो अब पहले की तरह आती कहाँ है। नहीं नहीं बेटा, मैं ही चली जाती हूँ। बेकार में उसके आने से कोई कलह होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई कला नहीं होगा, तुम अभी दीदी को फ़ोन करके आने के लिए कह दो। इंदु रेणु की ओर देखने लगती है और फ़ोन किरण को लगाती है। किरण बेटा, 6 साल हो गए तुम मायके नहीं आई, आजा बेटा, हमारी याद नहीं आती क्या? माँ क्या करूँ आके, तुम तो जानती हो मेरे आते ही घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए नहीं आती हूँ। मेरे भाई को मेरी वजह से तकलीफ़ होगी, ये मैं नहीं चाहती। दीदी, तुम्हें मेरी कसम, तुम जीजाजी और जैकी को लेकर घर आओ। रिश्तों में ये सब होता रहता है, तुम इन सबको अपने मन में मत रखो, कल ही आ जाओ। ठीक है, आती हूँ मैं। किरण अपने पति और बेटे के साथ अगले दिन उत्तम के घर आ जाती है। किरण को देखते ही उत्तम उसके गले लग जाता है और कहता है, आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार साथ है। मैंने राहुल और नैना को भी आने के लिए बोल दिया है। हाँ, इतने दिनों के बाद आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब आकर बैठ जाते हैं और चाय नाश्ता करने लगते हैं। इतने में ही राहुल और नैना भी पहुंच जाते हैं। राहुल को देखते ही अंकुश उसे ताना मारते हुए कहता है, राहुल भैया, इतनी जल्दी आपको टिकट कैसे मिल गई आने की? कैसे क्या, पापा ने कटवा दी होगी। अब पापा है तो भला भैया को किस चीज़ की फिक्र। हाँ, ये सही कहा दीदी तुमने। राहुल को बहुत खराब लगता है। उत्तम बात बदलने के लिए कहता है, चलो अब ये सब बातें छोड़ो और खाना पीना शुरू करो। 2 दिन सब अच्छे से मज़े में रहते हैं। फिर किरण कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, राहुल को भी अपने कॉलेज जाना होगा। दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, तेरे जीजा को काम पर भी जाना है ना, कितने दिनों तक छुट्टी ले सकते हैं, सब कुछ देखना होता है ना भाई। हाँ, वो तो है दीदी। ठीक है, कोई ना, तुम फिर बहुत जल्दी आ जाना। उत्तम किरण को पैसे और मिठाइयाँ देता है। तू मुझे कुछ नहीं देगा, वरना अब से मैं नहीं आऊँगी, समझा? चल रख, मैं कुछ नहीं लेने वाली। दीदी, ये क्या बात हुई? मैं पराया हूँ क्या? इतने सालों से तुमने राखी और भाई दूज के पैसे भी नहीं लिए, ऊपर से राहुल ने भी पैसे वापस कर दिए। मामा ने ही तो दिए थे, कोई कर्ज थोड़ी ना था। कोई बात नहीं उत्तम, रिश्ते बने रहे और क्या चाहिए हमें। बिना बात की कलेश हो, ऐसा काम क्यों करना। ठीक है, नहीं दूंगा कुछ। खुश, लेकिन तुम अभी नहीं, शाम को जाना। ठीक है, मैं रात को जाऊँगी। उत्तम एक गाड़ी खरीद कर लाता है और अपने घर के बाहर खड़ी कर देता है। रात को जब किरण जैकी और विजय के साथ वापस जाने के लिए घर से निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी चलती ही नहीं। लो, अब इससे क्या हो गया? सुबह उत्तम ने जाने नहीं दिया, अब ये। मम्मी, कोई तुम्हें रोकना नहीं चाहता, ये गाड़ी बोल रही है कि अब मुझे बदल दो। 20 साल से एक गाड़ी है, अब बेचारी ये भी दम तोड़ेगी ना कभी। अब राहुल की नौकरी लगने पर ही गाड़ी बदलेंगे। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन अभी जाएंगे कैसे ये बताओ। इतने में ही उत्तम नई गाड़ी की चाबी किरण के हाथों में रखते हुए कहता है, दीदी, तुम इस गाड़ी से जाओ, ये तुम्हारी नई गाड़ी है, तुम्हारे इतने सालों का राखी का गिफ्ट। पापा, इतनी महंगी गाड़ी? इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं लूँगी। दीदी, मैंने बस डाउन पेमेंट देकर लिया है, EMI राहुल भर देगा। अब तुम इतना मत सोचो, आराम से जाओ। तुम्हारी पुरानी गाड़ी को बेचकर जो पैसे आएंगे वो मैं रख लूँगा बस। तब तो सोचो बहुत कम पैसे लगे मेरे। लेकिन साले साहब, ये सब सही नहीं है। जीजा जी, रिश्तेदारी में ये सब चलता रहता है। किरण चली जाती है। उसके जाने के बाद रेनू बहुत गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जवान बेटी घर में है और इन्हें गांव में पैसे उड़ाने हैं। वो मेरी बहन है, कोई गांव नहीं है। और नैना की शादी तक बहुत पैसे आ जाएंगे। नैना की शादी में अभी 1-2 साल बाकी है। तुम लोगों को बस एक मौका चाहिए। ठीक है, मैं भी देखूंगी ना तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारी बहन कितना कर देती है। इतने दिनों से आई नहीं और एक ही बार में लूट कर ले गई सब। बहू, ये भाई बहन का प्यार है, इसे लूटना नहीं कहते। नैना शादी के बाद घर आएगी तो अंकुश भी उसे कुछ देगा, तब क्या तू यही कहेगी? मम्मी जी, आप मेरे बच्चों को इसमें मत लाइए। नैना वापस अपने कॉलेज चली जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और नैना का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। उधर राहुल को भी अच्छी जॉब मिल जाती है। नैना घर वापस आती है। रेणु नैना से कहती है, बेटा अब तेरी शादी कर देते हैं, लड़का देखते हैं तेरे लिए। अब
मम्मी मैं साकेत को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था और आज उसे बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है। ठीक है, तू उसे मिलने के लिए बुला ले, हम तेरी शादी उसी से करेंगे बस। नैना अगले दिन साकेत को अपने घर बुला लेती है। साकेत सबको पसंद भी आ जाता है। एक बार दीदी और जीजा जी भी लड़के से मिल ले तो अच्छा रहेगा। उनकी हाँ ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। साकेत, तुम अपने माँ बाप से हमारी बात करवा दो ताकि हम शादी की बात कर सकें। जी मम्मी जी, वो मेरे पेरेंट अभी घूमने के लिए बाहर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनके आते ही बात करता हूँ उनसे मैं। ठीक है बेटा। कुछ दिनों के बाद उत्तम की साकेत के माँ बाप से बात होती है और वो भी इस रिश्ते को मंजूरी देते हुए कहते हैं, देखिए समधी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खातिरदारी ऐसी कीजिएगा कि लोग देखते रहें। अरे ये भी बोलने की बात है क्या, मैं अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट करूँगा। हमारे घर में एक ही तो लड़की है, उसकी शादी ऐसी होगी कि सब देखते रहेंगे। ठीक है तब अभी सगाई कर लेते हैं, 1 महीने बाद शादी, कैसा रहेगा? जैसा आप लोग कहें। 1 हफ्ते बाद सगाई की तारीख रखी जाती है। सगाई के 1 दिन पहले रेणु किरण को सगाई के बारे में बताते हुए कहती है, दीदी आप लोगों को आना है, नैना की सगाई है कल। सब इतनी जल्दी में हुआ कि बता नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, मैं कल आ जाऊँगी। किरण की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब मैं अपने लोगों के लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि मुझे भी वक्त पर न्योता दिया जाता है। अगले दिन किरण अपने परिवार के साथ नैना की सगाई में आती है। सगाई बहुत धूमधाम से होती है। किरण भी लड़की को देखकर बहुत खुश होती है और उत्तम से कहती है, उत्तम लड़का तो बहुत अच्छा मिला है, बस अपनी नैना खुश रहे। दीदी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताने नहीं दिया तुम्हें, वरना मैं तुम्हें लड़का दिखाए बिना रिश्ता तय नहीं करता। कोई बात नहीं उत्तम, घर में शांति रहने से मतलब है। वैसे भी लड़की को लड़का और लड़की को लड़की पसंद है तो हमारा क्या ही काम। सारे मेहमान और लड़के वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन उत्तम किरण और उसके परिवार को रोक लेता है। इतने में ही उत्तम को एक फ़ोन आता है। साहब वो दिनेश सब कुछ बेचकर सारे पैसे लेकर भाग गया। क्या? अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी सर पर है। उत्तम के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। उसकी आंखों के आगे काले बादल छा जाते हैं। क्या हुआ साले साहब, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ मामा, बताइए ना हमें, हम अपनी ही तो हैं। जीजा जी सब खत्म हो गया, अब मेरी नैना की शादी कैसे होगी? मेरा बिजनेस पार्टनर सब कुछ लेकर भाग गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं नैना की सगाई की तैयारी में लगा रहा और सब खत्म हो गया। शादी सर पर है, क्या करूँगा मैं जीजा जी? तभी मैं कहती थी, बातें तो सब अपनी बहन को, बस कुछ पैसे बचा के रखते तो बेटी की शादी में काम आते। चुप, एकदम चुप, ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने मुझे दीदी और जीजाजी को पहले से बुलाने नहीं दिया। अगर जीजाजी और राहुल आ जाते तो ये सब होता नहीं। अरे बेटा दिमाग शांत रख, अभी शादी कैसे होगी ये देखना है हमें। माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो सगाई के खर्चे के पैसे देने बाकी है, कहाँ से दूंगा मैं? तुम कोई टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। मैंने नैना की शादी के लिए कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट किए थे, सोचा था नैना की विदाई पर उसे दूंगा। लगता है अब वो पैसे निकालने का टाइम आ गया है। अगले दिन विजय बैंक जाकर पैसे निकलवा कर उत्तम के हाथ में रखते हुए कहता है, ये पूरे 20 लाख है, बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मामा आप फिक्र मत करो, उस दिनेश को हम देख लेंगे शादी के बाद। जीजा जी आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। हट पगले, अपने होते ही इसलिए है कि एक दूसरे के काम आ सके। नैना की शादी अच्छे से हो जाती है और वो विदा होकर अपने घर चली जाती है। इधर राहुल दिनेश को पकड़वा कर जेल में डलवा देता है। रेणु किरण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत भला बुरा कहा, और आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो दीदी। भाभी ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं जो ऐसे नहीं टूटते। रिश्ते निभाने पड़ते हैं, वो भी बिना किसी उम्मीद के कि आगे आपको भी उस इंसान से उतना ही मिलेगा। दीदी अब ऐसा कभी नहीं होगा। रेणु किरण के गले लग जाती है और अब सब सही चलने लगता है।